साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार अपने मंत्रिपरिषद के तीसरी बार शपथ लेने की, सरकार की आयु पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है उसकी, और आने वाले संसद सत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होगी उस पर। बात करने से पहले आपसे अपील, हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं तथा ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों को, अपने दूसरे समूह में फॉरवर्ड करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखें, हमें सुझाव दें। आपके सुझाव हमारे को बेहतर करने का मौका देगा। अब बात करते हैं पहले नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल की। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं और 36 राज्य मंत्री हैं। इसमें एनडीए घटक दलों के भी 5 सांसदों को कैबिनेट मंत्री रैंक के मंत्री बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि इसमें एनडीए घटक दलों के एक एक सांसद जीत के आए, उनको भी कैबिनेट रैंक के मंत्री बनाया गया है। जैसे जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के हैं, बिहार से आते हैं, उनको कैबिनेट में जगह दी है। अनुप्रिया पटेल जो मिर्ज़ापुर से उत्तर प्रदेश से जीत के आई और एक ही सांसद है उसका, उनको भी मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री बनाया। लेकिन लोकदल के 2 जीत के आए और एक राज्यसभा सांसद हैं, उनको राज्य मंत्री बनाया गया, ये जयंत चौधरी को। तो ये एक अलग तरह की बात है। पांच राज्य मंत्री प्रभार और 32 भाजपा के कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। नहीं, 32 तो राज्य मंत्री बनाए गए हैं और स्वतंत्र प्रभार में 3 भाजपा के हैं। और अभी भी नरेंद्र मोदी ने लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा ये सरप्राइज रखा हुआ है। अभी तक नहीं बताया है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि टीडीपी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू लोकसभा अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पत्ते नहीं खोले हैं। सवाल तो भाजपा के अध्यक्ष पद पर भी है, कौन बनेगा भाजपा का अध्यक्ष, क्योंकि जेपी नड्डा ने भी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। तो और एक बात मैं और बता दूं यहाँ पर कि भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा ये भी नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत तय करेंगे, क्योंकि भाजपा में चुनाव करने की कोई परंपरा नहीं है। वहाँ पर किसी से नहीं पूछा जाता, वहाँ पर पर्ची निकलती है, पर्ची थमाई जाती है कि इसकी घोषणा की जाए और हो जाता है। ये लोकतंत्र के अंदर अच्छी बात नहीं है, लेकिन है।
और दूसरों के ऊपर तो सवाल उठाते ही हैं कि बेटा बाप का बेटा बन गया या वो बन गया, चाहे चुनाव से बने, खड़गे चुनाव से बने तब भी उसके ऊपर सवाल उठाए। तो अब बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष क्या करेगा। अभी सांसदों को भी ये मंत्री परिषद को भी बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष लोकसभा में इस मंत्री परिषद के सामने है और वो 234 एनडीए के जीत के आए हैं और 10 ऐसे लोग हैं जो निर्दलीय जीते हैं लेकिन एनडीए का समर्थन करेंगे। तो 243 करीब 243-44 करीब सांसद हैं जो विपक्ष में हैं। और ये विपक्ष मतलब सारे के सारे विपक्षी जो नेता हैं, मतलब जो अच्छे वक्ता हैं और अपनी बात को बहुत अच्छे से रख सकते हैं संसद में, वो लोग जीत के आए हैं। दूसरी बात यह है कि विपक्ष ने जितना आक्रामकता से चुनाव लड़ा और जिन मुद्दों को विपक्ष ने चुनाव लड़ते वक्त उठाए, संसद में भी आक्रामक रूप से विपक्ष उन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। जनता के मुद्दे उठाएंगे और उसमें बेरोजगारी, महंगाई, बेकारी, रोजगार और ये जो अभी रोजगार, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के सवाल, आर्थिक मुद्दों पर भी सवाल उठेंगे। और ये कहकर के अब के नहीं भरमाया जा सकता है कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो आप बड़ी हैं, बन जाएंगे, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बहुत 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 कम है दूसरे देशों से, विकसित देशों से। और उसके साथ ही जो दूसरे पैमाने हैं विकसित होने के, जैसे फूड सिक्योरिटी में हमारा 117वां नंबर है। इसी तरह के कई, शिक्षा है, मेडिकल हेल्थ का मुद्दा है, इनमें हम बहुत पीछे हैं। यहाँ तक कि भुखमरी के और इन मामलों में तो हमारे से बांग्लादेश और श्रीलंका और भी हमारे से ऊपर इंडेक्स में हैं। तो इन मुद्दों पर जब चर्चा होगी तब नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के पास जवाब देने की कोई वो नहीं होंगे। उस समय मंत्री परिषद मुश्किल में पड़ जाएगी। जीवन यापन के पैमानों पर भारत कब ऊपर उठेगा, विकास तो उसी को कहेंगे। सड़कें बनाना या हवाई अड्डे बना देना रियल विकास नहीं है। विकास है, इनसे चीज़ें बढ़ती है, मोबिलिटी बढ़ती है, लेकिन जीवन को सरल तरीके से चलाने के लिए जो पैमाने चाहिए उस पे हम बहुत बहुत पीछे हैं। विपक्ष को ये मुद्दे तो विपक्ष उठाएगा ही। मुझे लगता है कि विपक्ष सड़क पे भी बराबर हमलावर रहेगा जिन मुद्दों को, क्योंकि इसमें इन मुद्दों के अलावा भी जो मुद्दे हैं, जैसे अभी सेंसेक्स का सवाल उठा, शेयर बाज़ार का मामला है। जिस तरह से शेयर बाज़ार में घपला हुआ और करोड़ों अरबों रुपए एक ही दिन में लोगों ने गंवाए या कमाए, तो वो भी मुद्दा बनेगा
इसी तरह से चुनावी फंड भी जो बाएं मरोड़ करके और जेल में डाल करके और ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई का उपयोग करके जो पैसा वसूला गया, हफ्ता वसूली की तरह वसूला गया, वो भी सवाल बनेगा। और ये सारे सवाल सत्ता पक्ष को घेरेंगे। और ये सवाल जो है ऐसे सवाल हैं कि जिनको सड़क पर भी उठाया जाएगा। अब केवल जंतर मंतर पे बात नहीं होगी। सड़क पे उठाने का मतलब केवल जंतर मंतर नहीं है। इसका मतलब सारे देश में, सभी प्रदेशों की राजधानियों में, जिला स्तर पर, चूँकि विपक्ष बहुत मजबूत है और हर प्रदेश में है, हर प्रदेश से जीत के आए हैं लोग, तो वो लोग जो है अब इन सारे मुद्दों को सड़क पर भी उठाएंगे। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि 2024 में ही 4 चुनाव होने हैं प्रदेशों के। जैसे कश्मीर का चुनाव सबसे मुंह बाए खड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो लगाया हुआ है उसके ऊपर कि सितंबर के पहले कश्मीर की चुनाव कराओ। इसी तरह से महाराष्ट्र के चुनाव अक्टूबर में ड्यू है, हरियाणा के चुनाव उसके बाद ड्यू है, फिर उसके बाद झारखंड के चुनाव ड्यू हैं। तो ये जो चारों स्टेट की चुनाव हैं, इन चुनावों में विपक्ष को जीतने के लिए ज़रूरी है कि संसद में भी आक्रामक हो और सड़क पर भी आक्रामक हो। अगर सड़क पर आक्रामक रहा विपक्ष और एकजुटता बनाए रखी एनडीए की, उसकी बहुत कम संभावना है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस विपक्ष को तोड़ने का सभी प्रयास करेंगे, शाम दाम दंड भेद चारों तरह से, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को भी लगाएंगे। सब करके भी अगर विपक्ष नहीं टूटा और चारों स्टेट्स में जीतने में कामयाबी प्राप्त की, तो इस सरकार की जीवन आयु बहुत कम होगी। मतलब दिसंबर में ये सारे निपट जाएंगे और फिर बिहार का चुनाव होगा। बिहार के चुनाव के पहले ये सरकार, बिहार का चुनाव से इस सरकार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। एक बार फिर आपसे अपील करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें और लोगों को फॉरवर्ड करें, कमेंट करें और हमें सुझाव दें। सुझाव से हमारा रास्ता सरल होगा और हम बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद। जय भारत।